आप सभी का YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। सुबह हम चर्चा कर रहे थे मॉडल पेपर 1 के, और मॉडल पेपर 1 के हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखे थे, जो छोटे छोटे 30 नंबर के प्रश्न थे, जिसमें हमने अवशब्द के प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की चर्चा की थी। वहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, पहले तो उसका हम संशोधन कर लेते हैं कि पहला प्रश्न था उसमें कि निम्न घटनाओं को क्रम अनुसार कीजिए, जिसमें हमने देखा कि बर्लिन की दीवार 1989, रूस की क्रांति 1917, सोवियत संघ का विघटन 1991 और अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979। इसका सही उत्तर स था, मैंने आपको द बता दिया था, हालांकि क्रम मैंने सारे आप लोगों को सही बताए थे। आगे हम इस मॉडल पेपर का जो खंड ब है, जिसमें आपके 13 एक 2 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर बहुत संक्षिप्त में देने हैं, क्योंकि आपके पास केवल 2.25 घंटे है और 2.25 घंटों में आप लोगों को लगभग 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो समय नियोजन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि आप बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे, इन 6-7 दिन का यदि सदुपयोग आप ढंग से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि उच्चतम अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारी पूर्व एक विद्यार्थी थी संजना देवड़ा, कक्षा 12th बोर्ड में, उसके 100 में से 99 अंक प्राप्त हुए थे, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके भी प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को नियमित रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, विशेष रूप से इन दिनों का आप लोगों को सदुपयोग करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अंक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपने सीखा कितना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अंक प्राप्त करने के लिए भी हम लोगों को भरपूर प्रयास करने चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आपके भी 90+ आ सकते हैं। जितनी आपका स्तर है उससे और ज़्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है यदि आप 6-7 दिन का सही ढंग से उपयोग करें। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मैं अक्सर इस बात को दोहराता हूँ कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो आप लोग कोशिश करें, आप लोगों को सकारात्मक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तो बिना किसी विलंब के, बिना समय खराब किए हम सीधे प्रश्नों के हल पर आ रहे हैं। प्रश्न यहाँ पर है, उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप पेन कॉपी रख सकते हैं, पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त हो जाएगी। देखिए, बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका वो ये है कि आपके पॉइंटों में उत्तर होने चाहिए। तो मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पॉइंट में बताऊंगा, तो आप लोगों को विशेष रूप से पॉइंट का ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर आप लोग पॉइंट में ही दें, और जितना पूछे उतना ही उत्तर दें। अब 2 नंबर के प्रश्न है तो अधिकतम अपने को 2 पॉइंट में उस प्रश्न के उत्तर को पूरा करना, इस बात को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रत्येक पॉइंट के नीचे आपकी अंडरलाइन होनी चाहिए, प्रत्येक महत्वपूर्ण तथ्य के नीचे आप लोगों की अंडरलाइन होनी चाहिए। आपको ध्यान आकर्षित करना है कॉपी चेक करने वाले शिक्षक का कि नहीं, मैंने कुछ लिखा है और आप उसको देखें और आप उसको पढ़े और मुझे अच्छे नंबर दें। तो 2 नंबर का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, आपकी दृष्टि में शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील क्यों नहीं हुआ? आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये विचारधाराओं की श्रेष्ठता का युद्ध था। हम ये भी जानते हैं कि शीत युद्ध कभी भी रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। इसका तात्पर्य है कि शीत युद्ध कभी हथियारों से नहीं लड़ा गया, कभी आमने सामने भीषण युद्ध नहीं हुआ। परिस्थितियां ऐसी कई बार बनी, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध से विश्व बचा रहा। इसके कारण क्या थे, ये प्रश्न आपसे ही पूछ रहा है। तो इसका पहला जो कारण था, पहला जो पॉइंट आप लोगों को लिखना है, वो पॉइंट आप लोगों का बनेगा शक्तियों का संतुलन। पूरा विश्व, या हम कहें कि यूरोप 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत संघ रूस के साथ में थे, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में थे, और दोनों ही महाशक्तियों के पास में परमाणु हथियार थे। दोनों के पास में बराबर शक्तियां थी, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब शक्तियों का संतुलन होता है तो कभी भी संघर्ष नहीं होता है। 2 बराबर ताकतवर व्यक्ति कभी भी आपस में लड़ते नहीं हैं। यही कारण था कि पूरे शीत युद्ध के दौरान कई ऐसी परिस्थितियां आई कि शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील हो सकता है, लेकिन दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार होने के कारण, दोनों की बराबर शक्तियां होने के कारण कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं बनी। दूसरा इसका जो कारण है वो है अवरोध का तर्क। अवरोध के तर्क का तात्पर्य है कि दोनों महाशक्तियां इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती थी कि यदि युद्ध हो भी गया और एक देश ने दूसरे देश के हथियारों को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया, फिर भी हो सकता है कि उसके पास कुछ परमाणु हथियार बच जाए और उन कुछ परमाणु हथियारों से
विनाश हो सकता है। अतः युद्ध होने की स्थिति में परमाणु युद्ध होगा, और परमाणु युद्ध होने के दौरान कौन बचेगा इसकी किसी की गारंटी नहीं थी। अतः अपरोध के तर्क के कारण भी शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। हालांकि 2 पॉइंट इसके लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं 2 पॉइंट और आपको बता देता हूं, आपको जो ठीक लगे वो पॉइंट आप लोगों को रखना है। तीसरा कारण था कि दोनों ही महाशक्तियों ने संयम भरा बर्ताव किया, संयम भरा बर्ताव किया और जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। ऐसी कई परिस्थितियां आई जब लगा कि अब युद्ध हो सकता है, लेकिन दोनों ही महाशक्तियों ने युद्ध को टाला। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान एक बार ऐसा लगा, क्योंकि एक तरफ से रूस के जहाजी बेड़े आ रहे थे, एक तरफ से अमेरिका के जहाजी बेड़े आ रहे थे, उस समय ऐसा लगा कि अब शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील होकर रहेगा, लेकिन दोनों ने जिम्मेदारी भरा बर्ताव, संयम भरा बर्ताव अपनाया और युद्ध को टाल दिया। चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि दोनों ही महाशक्तियां युद्ध के जोखिम को नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि दोनों को पता था कि एक बार यदि युद्ध प्रारंभ हो गया तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे, और परमाणु हथियारों की उपस्थिति के कारण शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। इसके अलावा गुट निरपेक्ष देशों ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दोनों गुटों के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। यही कारण था कि शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। तो देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, काफ़ी बड़े स्तर पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। पॉइंट तो ही, पॉइंट का हमें वर्णन कैसे करना है संक्षिप्त शब्दों में, ये भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें, ये जरूरी है, ताकि आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर केवल कितने पॉइंट लिखने हैं? 2 पॉइंट लिखने हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, 2 नंबर का प्रश्न है, आपको 2 पॉइंट में उत्तर देना है। एक बार फिर कह रहा हूँ, आपको बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर देने हैं, क्योंकि समय नियोजन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, और प्रत्येक पॉइंट के नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करनी है। बिना पॉइंट कोई उत्तर नहीं देना। मैं जब आप लोगों को ये पूरा पेपर हल करवाऊंगा, आप जान पाएंगे कि वास्तव में कैसे पॉइंटों में इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, ताकि हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के 2 परिणाम बताइए। आप जानते हैं कि 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसके जो 15 गणराज्य थे वो स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रश्न यह है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके परिणाम क्या हुए, उसकी परिणतियां क्या हुई। देखिए, केवल 2 नंबर का प्रश्न है, आपको कितने पॉइंट में उत्तर देना है? 2। पहला पॉइंट होगा शीत युद्ध की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया, पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा के आधार पर। और जब विश्व 2 गुटों में विभाजित हुआ, तब दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ वो कोल्ड वार था, वो शीत युद्ध था। वो शीत युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? द्विव ध्रुवीयता का अंत हो गया। 2 गुट थे, एक गुट समाप्त हो गया, तो द्विव ध्रुवीयता समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से जो गुट थे, वो जो द्विगुट थे, वो द्विव ध्रुवीयता जो थी, विश्व में 2 जो गुट थे वो समाप्त हो गए। और क्या परिणाम हुआ? अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, अमेरिकन हेगेमनी, क्योंकि अब विश्व में अकेली एक महाशक्ति बच गई थी और वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। और क्या परिणति हुई? अमेरिका का वर्चस्व तो बढ़ा, साथ साथ में पूंजीवादी जो विचारधारा थी उसका महत्व बढ़ा, जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसका महत्व बढ़ा, और नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। जो यूएसएसआर के अधीन जो गणराज्य थे वो सब स्वतंत्र हो गए, और विश्व के मानचित्र में नए देशों का उदय हुआ, नए राज्यों का उदय हुआ। इसके अलावा तृतीय विश्व को आघात हुआ। 9 स्वतंत्र जो देश थे उनको हम तृतीय विश्व के नाम से जानते हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि अब विश्व में अकेली शक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में उनको रहना था। तो इस प्रकार से बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताएं। आपको बढ़िया जो पॉइंट याद रह सकते हैं, उन 2 पॉइंटों में इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य लिखिए। देखिए, यहां 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उद्देश्य लिखिए, या प्रश्न ये भी हो सकता है दक्षेज के उद्देश्य लिखिए, यानी शार्क के उद्देश्य लिखिए। आपको 2 पॉइंट में इसका उत्तर देना है, अधिकतम 4 पॉइंट आप इसके लिए लिख सकते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में जब क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है उस क्षेत्र में शांति स्थापित करना, और जितने भी विवाद है, चाहे वो ऐतिहासिक विवाद है, चाहे तत्कालीन विवाद है, उन सभी प्रकार के, चाहे वो आर्थिक विवाद है, चाहे कोई जमीन का मुद्दा है, जितने भी विवाद है
उन सभी विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से करना। और इसका उद्देश्य होता है कि उस क्षेत्र में शांति स्थापित करना, विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से करना और उस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देना, ताकि अधिक से अधिक दोनों देशों को आर्थिक लाभ हो सके। इसके अलावा अपने अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य होता है। पूरे क्षेत्र में दुश्मनियों को भुलाना, कमजोरियों को भुलाना और आपसी सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है। उस क्षेत्र में कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं हो, इसके लिए भी वो एकजुट होकर कार्य करते हैं। अपने क्षेत्र में साझा बाजार को तैयार करते हैं, एक जैसे बाजार को तैयार करते हैं। जब व्यापार बढ़ेगा, जब आयात निर्यात बढ़ेगा, तब वह साझा व्यापार निर्मित होगा। तो क्षेत्रीय सहयोग संगठन का उद्देश्य होगा उस क्षेत्र में शांति स्थापित करना, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करना, विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से करना, साझा बाजार को तैयार करना, व्यापार में बढ़ोतरी करना। तो ये किसी भी क्षेत्रीय सहयोग संगठन के जो है हम कह सकते हैं कि उनके मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं। 7वां प्रश्न है यहां पर, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? देखिए, पहले इस संदर्भ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत आया कहां से? आपको याद आ रहा होगा कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और 1992 में जो ये पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें विश्व के 170 देशों ने भाग लिया था, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था, कई हरित संगठनों ने भाग लिया था, पर्यावरण प्रेमियों ने इसमें भाग लिया था। ये प्रश्न एनसीईआरटी में पूछा जा चुका है। इस रियो डी जेनेरिया के इस पृथ्वी समिट का मुख्य ध्येय था कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का एक ही तरीका था कि हरित गैसों के उत्सर्जन में क्या लाना? कमी लाना। हरित गैसों के उत्सर्जन में जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही थी और उसके कारण पूरे विश्व को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो रियो डी जेनेरिया के सम्मेलन में हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी लानी थी और हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विश्व के देशों पर कुछ बाधाएं, कुछ नियंत्रण, कुछ नियम लागू करने थे ताकि वो हरित गैसों के उत्सर्जन में कमी करे। ये तो मैंने आपका केवल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब बात करते हैं साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत। देखिए, विकसित देश और विकासशील देश, उत्तरी जो गोलार्ध है हमारे विश्व का, उसमें विकसित देश है अधिकांश। दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें अधिकांश विकासशील और अल्प विकसित देश हैं। तो जो उत्तर के विकसित देश थे वो तो चाहते थे कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी पूरे विश्व के देशों की बराबर है, अतः सभी की जिम्मेदारी भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश थे, दक्षिणी गोलार्ध के जो दक्षिण के विकासशील और अल्प विकसित जो देश थे, उन देशों का मानना था कि पर्यावरण को नुकसान भी ज्यादा विकसित देशों ने पहुंचाया है, और पर्यावरण को नुकसान यदि विकसित देशों ने ज्यादा पहुंचाया है तो पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी ज्यादा किसकी होनी चाहिए? विकसित देशों की होनी चाहिए। यही कारण था कि वहां से एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नया सिद्धांत आया। दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देशों ने सिद्धांत दिया कि साझी जिम्मेदारी है, कि संपदा साझी है, ये जो विश्व की जो संपदा है वो साझी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए? अलग अलग। अर्थात विकसित देशों ने बीते समय में ज्यादा विकास किया है, तो उन्होंने तकनीक का ज्यादा प्रयोग किया है, इसका मतलब उनका औद्योगिकीकरण हुआ है, और औद्योगिकीकरण हुआ है इसका मतलब है कि उन देशों ने अधिक से अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन किया है, और अधिक से अधिक हरित गैसों का उत्सर्जन किया है इसका मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करने में सबसे ज्यादा भूमिका किन देशों की है? विकसित देशों की है। अतः पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी भी ज्यादा किसकी होनी चाहिए? विकसित देशों की होनी चाहिए। और रियो डी जेनेरिया के सम्मेलन में इस बात को स्वीकार कर दिया गया था। इसलिए रियो सम्मेलन के बाद में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में जापान के क्योटो शहर में, और उसमें कुछ बाध्यताएं जो आयात की गई थी, विकसित देशों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे और विकासशील देशों को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया था। तो इस प्रकार से साझी संपदा साझी है, विरासत साझी है, लेकिन जिम्मेदारियां अलग अलग है। विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, अतः पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है, अतः हरित गैसों का उत्सर्जन उन्हें कम करना चाहिए, अतः उन्हीं देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने चाहिए, विकसित देशों के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। तो ये आपका जो प्रश्न था
कि साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत से आप लोग क्या समझते हैं। आपको 4 लाइन में सारगर्भित बात इस प्रश्न की देनी है। अगला जो प्रश्न है वो है सुमेलित कीजिए। देखिए एक इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से हम आपको यह भी मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को तैयार करने हैं मिलान करने के। मैंने सुबह भी आप लोगों को वीडियो में ये बात बताई थी। तो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन है, तो उसमें ठीक इनके सामने जो विकल्प है आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है ए.के. गोपालन, जो यहां सबसे नीचे दे रखा है ए.के. गोपालन। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और इस पार्टी से संबंधित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचार्य। एक और बात आपको यहां पर बता देना चाहते हैं कि ये जो 4 राजनीतिक दल है, इन चारों राजनीतिक दलों के संस्थापक आपको याद होने चाहिए। इन चारों राजनीतिक दलों की स्थापना कब की गई यह आपको याद होनी चाहिए, और इन चारों राजनीतिक दलों से संबंधित जो नेता है उनके नाम भी आप लोगों को याद होने चाहिए। ये दूसरे अध्याय में दे रखे हैं, ब्रैकेट में चीजें, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में देनी है। वैसे 1-2 मॉडल पेपर और हम आपको हल करवाएंगे, तब और ये प्रश्न भी आ जाएंगे और उनके उत्तर भी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। हरित क्रांति 1960 के दशक में आई थी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1960 के दशक में भारत के सामने एक आर्थिक संकट आ गया था, अकाल भी पड़ा था उस समय। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, आप जानते हैं। हमने 1962 का युद्ध लड़ा, हमने 1965 का युद्ध लड़ा। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत खाद्यान्न की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। हमारे देश में खाद्यान्न संकट आ गया, और इस खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए स्वामीनाथन के निर्देशन में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और ऐसा हुआ भी कि 1967 के बाद, हरित क्रांति के बाद में भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, ये तो केवल आपको बताया कि हरित क्रांति क्या थी। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव लिखिए। देखिए हरित क्रांति से लाभ भी हुआ तो नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ ये आपको 2 पॉइंट यहां पर लिखने हैं। तो हरित क्रांति से नुकसान हुआ, और वो पहला नुकसान ये था कि हरित क्रांति का लाभ केवल बड़े भूस्वामियों को प्राप्त हुआ था। जो बड़े जो किसान थे, जो सक्षम किसान थे, जो समृद्ध किसान थे, उनकी आय में वृद्धि हुई। गरीब जो किसान थे उनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग क्षेत्रों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। कुछ किसान समृद्ध हो गए, कुछ किसान गरीब हो गए, कुछ क्षेत्रों का विकास हो गया, कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। आप जानते हैं कि इस हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और उत्तरी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। तो हमारे देश में क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गया, कुछ क्षेत्रों का विकास ज्यादा हो गया और कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए रह गए। तो हरित क्रांति का यह था दूसरा नकारात्मक प्रभाव। तीसरा नकारात्मक प्रभाव की बात यदि हम करें तो गरीब किसान और जो बड़े जो किसान थे, जो सक्षम किसान और गरीब किसान थे, उनके बीच खाई जो थी वो बहुत अधिक बढ़ गई थी। और चौथा, हम एक और नकारात्मक परिणाम इसका लिख सकते हैं कि मध्यम वर्ग के किसानों का, मध्यम श्रेणी के नए किसानों का इस हरित क्रांति के कारण उदय हुआ। तो कोई भी 2 पॉइंट इसमें आप लोग लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि भारत को गुटनिरपेक्षता नीति के 2 लाभ बताइए। यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति से भारत को लाभ क्या हुआ, भारत के पक्ष लाभ या उसके सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो पहले तो ये बात क्लियर करना जरूरी है कि गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है, और उसके बाद इसके उत्तर पर आएंगे। देखिए किसी भी प्रश्न के प्रारंभ में मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि उसका उत्तर क्या होगा। पॉइंटों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और पॉइंट में उत्तर देना है, और मैं पॉइंट में आप लोगों को बता रहा हूं। पीडीएफ इसकी डाल दी जाएगी जिसमें आपको आंसर भी मिलेंगे। अभी आपको केवल कॉन्सेप्ट समझने हैं, छोटे छोटे पॉइंट आप लोगों को नोट करने हैं। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूएसएसए और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस में विचारधारा की श्रेष्ठता को लेकर एक संघर्ष प्रारंभ हुआ, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। अमेरिका और रूस दोनों ने प्रयास किया कि अधिकतम देश उनके गुट में शामिल हो, और इस हेतु आप जानते हैं कि 1949 में नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि, और 1955 में रूस के द्वारा, सोवियत संघ रूस के द्वारा वार्सा पैक्ट यानी एक सैनिक गठबंधन किया गया।
इवन यहां तक कह दिया गया था कि जो हमारे गुट में शामिल नहीं है वो हमारा दुश्मन होगा। विशेष रूप से यूरोप के अधिकतम देश किसी न किसी गुट में शामिल हो गए थे अपनी सुरक्षा को लेकर, और भी उनके कई स्वार्थ थे। जब पूरा विश्व इन दो गुटों में बंट रहा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। अब जरा नजर डालें एशिया और अफ्रीका पर। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन हो रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अनेक नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, जिसमें भारत भी शामिल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय भारत के ऊपर भी दबाव था कि भारत किसी न किसी गुट में शामिल हो, लेकिन पंडित नेहरू का मानना था कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहते हैं। और स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कब होगा? जब हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। अन्यथा अमेरिकी गुट में शामिल होने का मतलब अमेरिका की विचारधारा को अपनाओ, अमेरिका जैसा कहे वैसा करो। रूसी गुट में शामिल होने का मतलब है कि रूस जैसा कहे वैसा करो, रूस की विचारधारा के अनुसार शासन व्यवस्थाएं चलाओ। और हम किसी भी गुट में शामिल होना चाहते नहीं थे। अफ्रीका और एशिया के ऐसे अनेक देश थे जो किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने एक नई नीति अपनाई और उसी को कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। आपको पुनः याद दिला देते हैं कि 1955 एफ्रो एशियाई जो सम्मेलन था 1955 का, जो इंडोनेशिया में जो बांडुंग शहर में जो सम्मेलन हुआ, उसमें पहली बार गुट निरपेक्षता की बात हुई। इसलिए गुट निरपेक्षता की नींव कब रखी गई? बांडुंग सम्मेलन में 1955 में। और 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन होता है बेलग्रेड के अंदर, जो कि यूगोस्लाविया में है। तो ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन। लेकिन अब हमें जो प्रश्न के उत्तर की तरफ आना है, वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, आप जानते हैं कि पंडित नेहरू गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे। नेहरू, नासिर, टीटो, वाने एनक्रुमा और सुकार्नो। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक था। भारत को गुट निरपेक्षता की नीति से लाभ क्या हुए? कोई दो लाभ आपको लिखने हैं। तो पहला, अब प्रश्न का उत्तर प्रारंभ है। पहला, इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति का संस्थापक सदस्य था। भारत को गुट निरपेक्षता की नीति का जनक माना जाता है। पंडित नेहरू गुट निरपेक्षता की नीति के जनक थे। भारत को गुट निरपेक्षता की नीति से निम्न लाभ हुए। पहला लाभ यह हुआ कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सके। राष्ट्रीय हितों को साधना, क्योंकि हम गुट निरपेक्ष देश थे, अतः हमने उन्हीं बातों का समर्थन किया, हमने उन्हीं नीतियों का समर्थन किया जो भारत के हित की थी। अन्यथा आप जो कल्पना कीजिए, यदि हम अमेरिकी गुट में शामिल होते तो अमेरिका जैसा कहता उस बात का हमें समर्थन करना पड़ता, भले ही वो नीति भारत के अहित में है। रूसी गुट में शामिल होते तो रूस की जो बात थी, रूस जैसा कहता वैसा हमें करने पड़ता, भले ही भारत को उससे नुकसान होता हो। लेकिन हम गुट निरपेक्षता की नीति हमने अपनाई, इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने उन्हीं बातों का समर्थन किया जिससे भारत का राष्ट्रीय हित सदता था, जिससे भारत का राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहता था। तो पहला जो इसका लाभ हुआ कि हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सके। दूसरा, दोनों महाशक्तियों से हमें सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं थे और दोनों गुट चाहते थे कि भारत उनके गुट में शामिल हो। अतः दोनों गुटों ने भारत को बराबर तवज्जो दिया, क्योंकि उनको पता था कि भारत जिस गुट में शामिल हो गया उस गुट का पलड़ा भारी हो जाएगा। अतः दोनों गुट चाहते थे कि भारत हमारे गुट में शामिल हो, दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि भारत हमारे गुट में शामिल हो। अतः भारत को दोनों गुटों ने तवज्जो दिया, महत्व दिया, दोनों गुटों ने भारत को सहयोग किया। इससे भी हम लोगों को काफी फायदा हुआ। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया, क्योंकि हम गुट निरपेक्ष थे, किसी भी गुट से हमें कोई तात्पर्य नहीं था, इसलिए हमने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया था। तो इस प्रकार से कोई भी दो आप इसमें पॉइंट लिखकर उत्तर दे सकते हैं। 11वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात आपको ध्यान में रखनी कि इस मॉडल पेपर में हमने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकते हैं उन प्रश्नों को लिया है। तो ये एक मॉडल पेपर तो आपका तैयार होना ही होना चाहिए। 20 से 30 नंबर के प्रश्न तो कम से कम मिलने ही चाहिए इस मॉडल पेपर के, दाएं बाएं से, इर्द गिर्द से। जरूरी नहीं कि हूबहू प्रश्न आए। 11वां प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियां छोटे देशों पर अपना नियंत्रण क्यों बनाए रखना चाहती थी, स्पष्ट कीजिए। देखिए, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ, रूस दोनों चाहते थे कि अधिक से अधिक देश उनके गुट में शामिल हो, और विशेष रूप से वो चाहते थे कि जो छोटे छोटे देश हैं
वो भी हमारे गुट में शामिल हो और इन छोटे छोटे देशों पर हम अपना नियंत्रण बनाए रखें। तो प्रश्न ये है कि शीत युद्ध के दौरान ये बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों पर अपना नियंत्रण क्यों चाहती थी, इनका क्या स्वार्थ था? तो इनके 4 कारण थे। कितने? 4, और एकदम पॉइंट में हम लोग बातचीत करेंगे। पहला कारण था कि इन छोटे छोटे देशों के पास में महत्वपूर्ण संसाधन थे और उन महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल है, खनिज है, उन महत्वपूर्ण संसाधनों पर ये बड़ी महाशक्तियां अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। दूसरा कारण था कि इन छोटे छोटे देशों के पास में जो भू क्षेत्र था, उस भू क्षेत्र का ये उपयोग करना चाहती थी। उस भू क्षेत्र में अपनी सेना को रखा जा सकता था, जिसके माध्यम से अपने विपक्षी गुट के देश पर नजर रखी जा सकती थी, उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता था। तीसरा कारण था कि इन छोटे छोटे देशों में ये अपने सैनिक ठिकाने स्थापित कर सकते थे और सैनिक ठिकाने स्थापित करने से ये अपने विपक्षी देशों की जासूसी की जा सकती थी। और चौथा कारण था आर्थिक मदद, क्योंकि इन छोटे छोटे देशों में वो अपनी सैनिक टुकड़ियां रखते थे। उन सैनिक टुकड़ियों के भरण पोषण, उनके संचालन की पूरी जिम्मेदारी, उनका सेना का जो खर्चा वहन करना होता था वो उन्हीं देशों को करना होता था। तो 4 पॉइंट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। पहला, महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण करना। दूसरा, उनके भू क्षेत्र का उपयोग करना। तीसरा, सैनिक ठिकाने स्थापित करना। और चौथा, आर्थिक सहयोग प्राप्त करना। यही कारण था कि शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने जो है छोटे छोटे देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। 12वां जो प्रश्न है वो है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के सफल नहीं होने के 2 कारण बताइए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र के बीच में हमेशा से संघर्ष रहा है। एक तरफ भारत में आज़ादी के बाद हमेशा से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं रही है, जबकि हमारे पड़ोसी देश में जो है सेना और लोकतंत्र के बीच में हमेशा संघर्ष रहा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ, इसके कारण क्या है? इसके 4 कारण बताए जा सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी जो अभिजन है उनका बहुत अधिक दबदबा है। सेना का दबदबा है, धर्मगुरुओं का दबदबा है और भूस्वामी है उन लोगों का दबदबा है। इसके कारण वहां लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। दूसरा कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से विवाद रहा है आज़ादी के बाद से। तो ऐसी परिस्थितियों के कारण वहां के लोगों का मानना है कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए सैनिक शासन ज़्यादा बेहतर है लोकतंत्र की अपेक्षा, ताकि हम भारत से संघर्ष कर सके और भारत कभी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करे, और भारत यदि आक्रमण भी करे तो हम उसका जवाब दे सके। तो दूसरा कारण था कि भारत के साथ में विवाद होने के कारण, तनातनी होने के कारण वहां के लोग सेना का ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं। तीसरा इसका कारण है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र चले, लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल हो, इस हेतु किसी प्रकार का कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार की इसमें सहयोग नहीं रहा, समर्थन नहीं रहा कि वहाँ लोकतंत्र सफल हो सके। और चौथा कारण था अमेरिका और अन्य जो पश्चिमी देश थे वो चाहते थे कि अमेरिका में सैनिक शासन ही हो ताकि उनके हित सधे, उनको इससे लाभ था। उनको सैनिक शासन को बढ़ावा उन्होंने देने का प्रयास किया क्योंकि उनके अपने अपने स्वार्थ थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। 13वां प्रश्न है कि आपकी दृष्टि में भारत की सुरक्षा नीति के कौन से 2 घटक महत्वपूर्ण है? देखिए, 7वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ा होगा समकालीन विश्व में सुरक्षा। उसमें आपने पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा की नीति आप लोगों ने पढ़ी। भारत के लिए सुरक्षा नीति के घटक 2 सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? यह आपका प्रश्न है और इसका उत्तर कैसे देना है। पहला घटक किसी भी देश के लिए आपका पहला पॉइंट होगा सैन्य क्षमता को मजबूत करना। कोई भी देश चाहता है कि उसकी सैनिक क्षमता मजबूत होनी चाहिए ताकि बाह्य सुरक्षा उसको प्राप्त हो सके। और हमारे लिए हमारी सैन्य क्षमता को मजबूत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1947-48 में कबीलाई जाति ने भारत पर आक्रमण किया। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। 1965, 1971, 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। तो 5 युद्ध आज तक हम कर चुके हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ में। तो हमारी पहली प्राथमिकता है, हमारी सुरक्षा नीति का पहला घटक है, पहली प्राथमिकता है हमारी सैन्य क्षमता मजबूत हो ताकि कभी भी हमारे ऊपर हमारा पड़ोसी देश या हमारा दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करने की बात नहीं सोचे, और यदि कभी आक्रमण हो भी जाए तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसके लिए आपका पहला पॉइंट होगा सैन्य क्षमता को मजबूत करना ताकि
क्योंकि हमने युद्ध लड़े हैं 1947, 48, 65, 62, 71 और 1999 का, और इस कारण भविष्य में कभी कोई युद्ध हो तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसके लिए सैन्य क्षमता को मजबूत करना हमारा पहला सुरक्षा का घटक है। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हित बचे, और उसके लिए हम क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से हम पीड़ित हैं, महामारियां आज पूरे विश्व में चल रही, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, ऐसी बहुत सी विश्व की साझी समस्याएं हैं, और उन साझी समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है, तो भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा जो घटक है वो घटक है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। भारत हमेशा से चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। भारत हमेशा से चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानूनों का पालन होना चाहिए ताकि विश्व में शांति स्थापित हो सके। तो 2 पॉइंट, पहला हमारी सैन्य क्षमता को मजबूत करना, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करना और उनको पालन हो सके, इस प्रकार के प्रयास करना। अगला जो प्रश्न है वो 14वां प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरी दृष्टि में, कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के कोई 2 कारण बताइए। आप जानते हैं कि 1952, 1957, 1962 के लगातार 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तब प्रश्न बना कि प्रारंभिक 3 आम चुनाव में या शुरुआती दौर में कांग्रेस की जीत के क्या कारण थे। तो पहला कारण था कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी। पहला पॉइंट आप लोगों का होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन की कांग्रेस पार्टी को विरासत प्राप्त थी, क्योंकि हमने राष्ट्रीय आंदोलन किसके नेतृत्व में लड़ा? हमने राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के मन में कांग्रेस पार्टी की एक छवि जो थी वो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के रूप में थी। आजादी के बाद जब प्रथम आम चुनाव हुए, द्वितीय आम चुनाव हुए, तृतीय आम चुनाव हुए, तो लोगों के लिए एक ही विकल्प था, कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वही नेता कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, इनके लिए उनको मत देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जीत का पहला कारण था कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत प्राप्त थी। दूसरा पॉइंट, उस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू करिश्माई नेतृत्व प्राप्त हुआ। तो कांग्रेस की जीत का दूसरा कारण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई नेतृत्व। और आप जानते हैं कि 1967 में जब नेहरू के बिना कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी थी तो 9 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरा कारण था पंडित नेहरू का चमत्कारिक करिश्माई नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी के पास में। 2 ही पूछे, 2 पॉइंट और आप लोगों को बता देता हूं। कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक विचारधारात्मक गठबंधनात्मक पार्टी थी, अर्थात कांग्रेस पार्टी में समाज की प्रत्येक विचारधारा के लोग थे। कांग्रेस पार्टी में समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति थे, अर्थात प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति ने, प्रत्येक विचारधारा के व्यक्ति ने किस पार्टी को वोट दिया? कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। ये भी इसकी जीत का कारण था। और चौथा, कांग्रेस पार्टी में गुटों में तालमेल बैठाने की क्षमता थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही बहुत से गुट थे और उस प्रत्येक गुट में तालमेल बैठाने की कांग्रेस पार्टी में क्षमता थी। यही कारण थे कि प्रारंभिक समय में कांग्रेस पार्टी की क्या हुई? जीत हुई। अगला प्रश्न है 15, टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे, 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। योजना आयोग और ऑपरेशन फ्लड, इसका मतलब है कि योजना आयोग का 1 नंबर है और ऑपरेशन फ्लड का 1 नंबर है। सबसे पहले आप पॉइंट लगाओगे योजना आयोग, नीचे अंडरलाइन करोगे और उसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा एक कार्यपालिका आदेश के तहत भारत में 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई, जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं। तो योजना आयोग के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया। मुख्य उद्देश्य था देश का नियोजित विकास करना। 5-5 वर्ष की योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री ही इसके जो है अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण मंत्री भी इसके सदस्य हुआ करते थे। तो इस प्रकार से योजना आयोग के माध्यम से भारत ने प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में, दूसरी 1956 में, तो तीसरी 1961 में और कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा बनाई गई। अंततः आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित एक कार्यक्रम था।
वर्गीज कुरियन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आप लोगों के 1 नंबर का। एक और बात, ये बड़े प्रश्नों को हल आपको जरूर करवा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रत्येक लाइन में 1-1 नंबर के प्रश्न भी छुपे हुए हैं, तो 1-1 नंबर के प्रश्न भी इनमें से ही होंगे आप लोगों के, तो काफी महत्वपूर्ण रहेंगे ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए। आवश्यकता है कि आप इन्हें ढंग से सुने, कोशिश करें इन बातों को याद रखने के लिए, और कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हो सकता है कि एक बार पढ़ने से आप लोगों को याद नहीं हो, दोबारा पढ़ने से याद नहीं हो, लेकिन याद जरूर होंगे। आप यदि रुचि लेंगे, आप यदि इंटरेस्ट लेंगे, समर्पण के साथ आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों को अवश्य याद होगी। आप जानते हैं कि 3 घंटे की फिल्म हम लोगों को याद रह सकती है, एक धारावाहिक हमें 150 एपिसोड याद रह सकते हैं, क्रिकेट का पूरा मैच हमें 6 घंटे का याद रह सकता है। तो ये चीजें क्यों याद नहीं रह सकती है? रह सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी? इसमें रुचि लेनी होगी। और याद होने का एक ही तरीका है, बार बार आपको लिख लिख कर प्रयास करना होगा। कवि वृंद ने कहा था, करत करत प्रयास केर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात केर शिल पर होत निशान। बार बार प्रयास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पत्थर पर यदि रस्सी बार बार घसी जाए, अप डाउन उसका किया जाए, तो उस रस्सी पर भी निशान हो सकता है। तो हम तो इंसान है, आप लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी करेंगे तो अच्छे अंक भी आप लोगों के आएंगे और आप लोगों को काफी संतुष्टि प्राप्त होगी, और जितनी अच्छी तैयारी होगी आपका आत्मविश्वास उतना ही बेहतर होगा। तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, कितना बेहतर प्रश्न है। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? वर्गीज कुरियन से को जाना जाता है। 1970 का दशक था और वर्गीज कुरियन के द्वारा गुजरात में डेयरी उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, और गुजरात का जो शहर था उसका नाम था आणंद, और उस आणंद शहर में जो कार्यक्रम चलाया गया था, जो डेयरी का नाम है वो है अमूल। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से विशेष रूप से गांव के लोगों को रोजगार मिला, महिलाओं को बहुत अधिक रोजगार मिला, और इससे काफी फायदा हुआ गुजरात का आनंद शहर। ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। भाग ब का अंतिम प्रश्न है, 1971 में कांग्रेस की जीत के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी 1971 में जीत के बहुत से कारण थे, उनमें से केवल 2 कारणों की हम लोगों को चर्चा करनी है। लेकिन जरा सोचे, यही प्रश्न 4 नंबर का पूछ लिया जाए, 3 नंबर का पूछ लिया जाए, तो 4 नंबर का पूछे तो 4 पॉइंट में उत्तर देना है, 3 नंबर का पूछे तो 3 पॉइंट में उत्तर देना है। तो 1971 में जीत के कारण बताने से पहले पृष्ठभूमि से आपको जोड़ना चाहूंगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। 1967 में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पंडित नेहरू के बिना कांग्रेस पार्टी ने 4थे आम चुनाव लड़े थे और भारत के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है। 1970 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया। 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इस 5वीं लोकसभा के चुनाव में यह बात स्पष्ट होने वाली थी कि असली कांग्रेस कौन सी है, इंदिरा गांधी वाली या पुरानी कांग्रेस। क्योंकि 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ जाकिर हुसैन के निधन के बाद में, राष्ट्रपति चुनाव के बाद में 2 कांग्रेस बन गई। कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा, या इसी को कहा जाता था कांग्रेस रिक्वजनिस्ट, कांग्रेस हो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इंदिरा गांधी वाली नई कांग्रेस, और वयोवृद्ध जो नेता थे उनकी पुरानी कांग्रेस। 1971 के चुनाव में यह तय होना था कि असली कांग्रेस कौन सी है, और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की जबरदस्त जीत हुई। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस 1971 में कांग्रेस की जीत के कारण क्या थे। तो कांग्रेस की जीत का जो पहला कारण था, वो पहला कारण था इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी के द्वारा ये जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इससे कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ। जनमानस के मन मस्तिष्क में गरीबी हटाओ का नारा घर कर गया। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण इलाकों के अधिकांश लोगों ने इस नारे से बहुत अधिक प्रभावित हुए और एक तरफा इंदिरा गांधी की पार्टी को वोट दिए। इसके कारण इंदिरा गांधी की पार्टी की जीत हुई। दूसरा कारण है कि विदेशी जो खेमा था, उनके पास एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ, और उनके पास कुछ था ही नहीं। उनका एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। इससे लोग ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। तीसरा कारण था इंदिरा गांधी का प्रभावशाली नेतृत्व। इंदिरा गांधी ने बीते समय में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रिवी पर्स को समाप्त किया। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने समाजवादी नीतियों को लागू करने के लिए बहुत से प्रयास किए। इस कारण भी लोग उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। और जीतने का कारण था समाजवादी नीतियों को लागू करना।
14 सूत्री कार्यक्रम बनाए गए, दलितों, महिलाओं, मजदूरों, किसानों के हितों में बहुत से निर्णय लिए। यही कारण था कि 1971 में इंदिरा गांधी की जीत हुई। तो पहला कारण इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा, दूसरा कारण इंदिरा गांधी का प्रभावशाली नेतृत्व, तीसरा कारण समाजवादी नीतियों को लागू करना, और चौथा कारण विपक्ष के पास एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। तो ये कांग्रेस पार्टी के जीत के कारण थे। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, 40 मिनट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आज हम लोगों को इतनी बात करनी चाहिए। और तीसरा जो वीडियो जिसमें भाग सी और भाग जो है डी आपको एक साथ ही हल करवा देंगे, और कोशिश करेंगे कि वो वीडियो कल सुबह 8 बजे तक आप लोगों के पास में भेज दिया जाए। तो 20 लगभग इसमें आपके प्रश्न थे। खंड ब में 13, इनकी 26 नंबर के प्रश्नों की हमने चर्चा की। पहला जो वीडियो था उसमें हमने 30 नंबर के प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। दूसरा ये जो वीडियो है उसमें हमने आपको 26 नंबर के प्रश्न, 13 प्रश्न 2-2 नंबर के थे, उनको हल करवाने का प्रयास किया। आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया, आपको लगता है कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो अपने अन्य लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए। और चैनल को भी अंत में मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, जिससे आप लोगों को लाभ मिल सके। आवश्यकता है इन 5-6 दिनों में अपने आप को बेहतर तरीके से समर्पित रूप से तैयारी करवाने के लिए। और यदि इन 5-6 दिनों का उपयोग आप बेहतर तरीके से कर देंगे तो आपके परिणाम जरूर, जितनी भी आपकी तैयारी है उसमें आपके 2, 3, 4, 5% में वृद्धि हो सकती है। ये बात मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूं। तो आप लोग बने रहें। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। पहला मॉडल पेपर आप लोगों का पूरा हो जाएगा। आप सभी के बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखें। मेरे नंबर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आप लोग नोट कीजिए 9252043821। एक बार फिर से सुनिए 9252043821। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। आपको किसी भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आया है, या और किसी प्रकार का कोई प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, आप लोग बेशक इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करके टेलीग्राम का लिंक भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कमेंट्स बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक और डाल दूंगा, फिर भी आपको टेलीग्राम का लिंक नहीं मिले तो 9252043821 पर आप लोग आप व्हाट्सएप मैसेज करें। आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन।